हेलो बच्चों, वीएनएम केमिस्ट्री में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 3 के ऊपर। अब आज के लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले उस टॉपिक के ऊपर बात कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे बेटा, वो डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसको हिंदी में रासायनिक संयोजन का नियम कहते हैं। अब आखिरकार ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन होता क्या है, किस साइंटिस्ट ने इसको दिया था, एक एक करके सारी बात को डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में। अब देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमको बताना क्या चाहता है। सबसे पहले इसको देने वाले जो साइंटिस्ट थे, मतलब इसके अंदर जितना भी लॉ वगैरह आया था, तो उसको अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था, लेकिन जो गवर्न किया था, जिसने सोचा वगैरह, वो थे हमारे एंटोनी लेवेजियर, जिनको हम लोग फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहते हैं। ये मैंने बता रखा है। अगर आपसे कोई पूछे ग्रैंड फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, मतलब केमिस्ट्री के दादाजी कौन है, तो केमिस्ट्री के दादाजी हैं बर्जीलियस और केमिस्ट्री के पापा जी कौन है, लेवेजियर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, सबसे पहले इसको समझते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन हमको क्या बताना चाहता है, आखिर ये कहना क्या चाहता है। तो देखो, ये कहना क्या चाहता है समझते हैं। जैसे मान लो, एलिमेंट जो होते हैं जब वो कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड बनाते हैं। इतना पता है? नहीं पता है तो मैं दिखाता हूं। जैसे देखो, हालांकि मैं मान लो हमको पानी बनाना है, तो पानी बनाने के लिए जनरल सा रिएक्शन ये लिखा जाता है, हाइड्रोजन लिया जाता है, ऑक्सीजन मिलता है, ये दोनों मिलकर के पानी बनाते हैं। मतलब H2O2 मिलाएंगे, पानी बनेगा। अगर मान लो तुम इसको बैलेंस करना चाहते हो, मतलब संतुलित करना चाहते हो, तो तुम इसको इस तरीके से भी बैलेंस कर सकते हो। देखो, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 दूना के 4 हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 दूना के 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 1 मोल है, तो 2 यहाँ पे ऑक्सीजन 2 एटम हो जाएंगे। तो ये पूरी तरीके से बैलेंस हो चुका है। मतलब हाइड्रोजन के 2 मोल, ऑक्सीजन के 1 मोल अगर मिलेगा तो 2 मोल पानी बनेगा। ये कितना है, 2 मोल हाइड्रोजन है, 2 मोल हाइड्रोजन। अब ये क्या है, 1 मोल ऑक्सीजन, 1 मोल ऑक्सीजन। जब ये मिला तो यहां पे क्या बना, 2 मोल पानी बना, 2 मोल वाटर बनेगा। अब ये रिएक्शन पूरी तरीके से संतुलित है, यानी बैलेंस है। अब मैंने ये बताया कि जो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं वो कंपाउंड बनाते हैं। कैसे? जैसे देखो, अब मान लो इसको जब हम थोड़ा तोड़ करके लिखेंगे, तो हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन, 4 बार हाइड्रोजन हो जाएगा, ऑक्सीजन है प्लस ऑक्सीजन है, तो इसको जब मिलाएंगे तो 4 हाइड्रोजन के एटम को 2H2 लिख देंगे और साथ में यहाँ पे O लगा देंगे, पानी बन जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, और इसी को गवर्न करने के लिए जो रूल दिया गया था, नियम बनाया गया था, उसी को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्लियर है? अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमको 5 पढ़ना है, टोटल 5 लॉ पढ़ना है, और एक एक लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे और एग्जाम्पल के साथ समझते हुए चलेंगे, ज्यादा मजा आने वाला है। तो सबसे पहले यहां पर अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले यहां पे इतना समझ में आया होगा, अब धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अब इतना से हमको पता चल गया कि एलिमेंट जब कंबाइंड होते हैं तो कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, और इसी से रिलेटेड जो हमारा लॉ बनाया गया था उसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में जो सबसे पहला आता है वो कौन आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये पहला आता है, ये हमारा पहला लॉ है। दूसरा हमारा होता है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शंस होता है, ये हमारा दूसरा लॉ होता है। कौन सा लॉ होता है, ये हमारा दूसरा लॉ होता है। मतलब टोटल 2 हो गए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो गया। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा आएगा वो कौन होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तीसरा जो हमारा होता है गैर-लुसेक लॉ होता है।
और ये जो गैर-लुसेक लॉ होता है ये गैस के लिए होता है और गैस के वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। किससे? गैस के वॉल्यूम से रिलेटेड होता है। अब ये वॉल्यूम छोटा टॉपिक है, मैंने कल बता रखा था कि वॉल्यूम क्या होता है, तो इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि वॉल्यूम हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या होता है, यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो ये सब पता होना चाहिए। और जो गैर-लुसेक लॉ है इसमें केवल गैस के वॉल्यूम से रिलेशन हम लोग समझेंगे, किस तरीके से ये काम करता है, सारा चीज इसमें हम लोग समझने वाले हैं। अब जो अगला है एवोगैड्रो लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है। एवोगैड्रो का लॉ पढ़ेंगे हम लोग। एवोगैड्रो लॉ क्या होता है इसके बारे में समझेंगे। एक बार मैं चेक कर लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है कि नहीं। ऑडियो और वीडियो बेटा पूरी तरीके से क्लियर है। तो इस तरीके से हमारा ये चार हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, गैर-लुसेक लॉ जो कि हमारा वॉल्यूम से रिलेशन बताता है। चौथा हमारा हो गया एवोगैड्रोस लॉ। और जो पांचवा होता है, पांचवा जो होता है लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शंस। तो ये टोटल हमारे 5 लॉ होते हैं, ये टोटल हमारे 5 लॉ होंगे जिनको हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान जो लॉ हमारा है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको हम लोग 7-6 जब क्लास में रहते हैं तभी से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले इसको समझेंगे, ये किस तरीके से ये वाला लॉ जो होता है काम करता है ये भी हम लोग समझेंगे। तो चलिए यहां पर समझते हैं। सबसे पहले अपने कॉपी में हेडिंग लगा दो तुम लोग और कमेंट वगैरह करते रहो। अब ये मत सोचना कि लाइव तो नहीं है तो कमेंट कैसे करेंगे, कर सकते हो कमेंट, एटलीस्ट लिख करके छोड़ तो सकते हैं ना, इतना तो हो ही सकता है। शादी वादी वाला माहौल है तो इसलिए बम वगैरह बोलता रहता है तो उस पर ध्यान नहीं देना है। देखो तो अपने कॉपी में हेडिंग हम लोग क्या लगाएंगे, चमचमाता हुआ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसके बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास जो होता है ये क्या कहता है, सबसे पहले यहां पर इसमें समझने वाली बात यह है कि इसको देने वाले साइंटिस्ट कौन थे। तो सबसे पहले इसको जो देने वाले साइंटिस्ट थे उनका नाम था एमवी लोमोनोसॉव। यानी जो साइंटिस्ट ने दिया था वो कौन थे, एमवी लोमोनोसॉव, इन्होंने इसको दिया था। और ये कहां के साइंटिस्ट थे, तो ये हमारे रूस के साइंटिस्ट थे, मतलब रशियन साइंटिस्ट थे। इन्होंने इस लॉ को दिया था, बनाया था, और इसमें क्या क्या बात इन्होंने बताया था उस बात को भी आज हम डिस्कस करेंगे और उसको देखेंगे, प्रूव करेंगे कि किस तरीके से इनका बात सही था। क्लियर है। अच्छा कब दिया था, अब ये भी ध्यान देना है, तो कब दिया था ये भी देख लेते हैं, ठीक है। तो इनका सन वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूं, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर तुमको ये नहीं याद रहेगा किस साइंटिस्ट ने दिया था, कौन से समय दिया था, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो इन्होंने बताया क्या था कि जो मास होता है, जो मास होता है न ही उसको खत्म किया जा सकता है, मतलब नहीं डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, न ही उसको बनाया जाता है, केवल उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा सबसे मस्त बात यही है। तो सबसे पहले मैं इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। सबसे पहले इसका डेफिनेशन लिख देता हूं। तो डेफिनेशन लिखने में क्या है, ज्यादा वो वाला बात तो है नहीं, बस तुमको इतना लिखना है कि मास जो होता है उसको ना ही बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल सकते हैं। तो मतलब अगर तुम्हारे पास मास है तो मास को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, मास को तुम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान देना है। और मास को तुम प्रोड्यूस भी नहीं कर सकते। जैसे एनर्जी था
एनर्जी को नहीं प्रोड्यूस किया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता है, नहीं खत्म किया जा सकता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास को भी क्या करोगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, सबसे खास बात यह है कि देखो एक बात यहाँ पे ध्यान ये देने वाली है, किस तरीके से ध्यान देंगे जरा समझो। जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे समझेंगे, ये समझने वाली बात है। तो सबसे पहले इसके लिए यहां पर देखो मैं समझाता हूं, आराम आराम से समझेंगे। छोटा सा एक रिएक्शन से स्टार्ट करूंगा कि कैसे एक रिएक्शन से हम इसको समझ सकते हैं कि कैसे क्या होता है। जैसे मान लो हमारे पास है A प्लस बी, इनका रिएक्शन कराओगे C और D बनेगा। अब मान लो जो A प्लस बी है ये हमारा है रिएक्टेंट, इतना तो पता होगा। जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, और जो रिएक्शन के दौरान बनता है उसे प्रोडक्ट कहते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट हो गया। तो मान लो रिएक्टेंट हमारा ए बी था, प्रोडक्ट हमारा C प्लस डी बन गया। तो पहले ए बी था, अब C प्लस डी बन गया। तो अब यहां पे इसका जो मास होगा, रिएक्टेंट का जो मास होगा, और जो मान लो रिएक्टेंट का मास मान लो मैं बोल रहा हूं 4 ग्राम है, तो यहां पर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का भी मास कितना होगा, 4 ग्राम होगा। तो मतलब रिएक्शन के दौरान रिएक्शन तो होगा, लेकिन रिएक्शन के दौरान ना ही रिएक्टेंट के मास में चेंज आएगा और ना ही प्रोडक्ट के मास में चेंज आएगा। मतलब दोनों साइड में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। देखो ये है कहानी। कहने का मतलब है कि जो रिएक्टेंट का मास होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। तो अगर तुम A प्लस बी का रिएक्शन करा के C प्लस डी बना रहे हो तो तुम्हारा जो A प्लस बी का मास होगा वो C प्लस डी के मास के बराबर होगा। तो इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं। मतलब मास को ना ही बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदला जा सकता है। और नोट में खास बात, केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्शन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का मास आपस में बराबर होता है। तो हम कह सकते हैं कि रिएक्शन के दौरान मास में कोई चेंज नहीं होता, और अगर मास में कोई चेंज नहीं होगा तो मास अपना प्रिजर्व रहेगा, बचा रहेगा। इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलेंगे। क्लियर है? एक बार देख लूं पूरा दिख रहा है अच्छे से कि नहीं। हाँ पूरा दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा था उसको भी दिखा ही देता हूं, देख लो। चलो अब क्लियर है। तो मेरे हिसाब से लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास समझ में आया होगा। अब जरा एक रिएक्शन बताता हूं, जरा ध्यान से समझना। देखो समझते हैं। एक प्रॉब्लम से समझाता हूं, ठीक है। प्रॉब्लम है यहाँ पे, सबसे पहले समझो उस प्रॉब्लम को किस तरीके से समझेंगे। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है। मान लो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड
रिएक्ट प्रॉब्लम का ये एग्जांपल है। रिएक्ट करता है 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से, तो 14.35 मतलब 14.35 यानी 14.35 ग्राम सिल्वर क्लोराइड व और 8.5 ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनाता है। देखो अब यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया, ध्यान से समझना। एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया है इसको ध्यान से समझो और समझ में आएगा। देखो 5.85 ग्राम सोडियम क्लोराइड है, वो रिएक्ट करता है 17 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट से, तो हमारा इतना ग्राम सिल्वर क्लोराइड बनाएगा और इतना ग्राम सोडियम नाइट्रेट बनाएगा। तो क्या ये जो मैंने यहाँ पे लाइन लिखा है, ये लाइन हमारा या ये रिएक्शन हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा? चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहले रिएक्शन लिखेंगे। अब एटलीस्ट इतना तो उम्मीद करूंगा तुम लोगों से कि तुम लोगों को फॉर्मूला याद हो। सोडियम क्लोराइड है पहले, तो सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? NaCl होता है। ये सोडियम क्लोराइड है। और हमारा सिल्वर नाइट्रेट है, तो सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 होता है। इनका रिएक्शन करा देते हैं, तो तुम्हारा यहां से AgCl बनेगा, सिल्वर क्लोराइड बनेगा और साथ में NaNO3 बनेगा। NaNO3 को सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम नाइट्रेट कहते हैं। AgCl को सिल्वर क्लोराइड कहते हैं। AgNO3 को यहाँ पे ये सोडियम नाइट्रेट था, यहाँ पे ये सिल्वर नाइट्रेट होगा, सिल्वर नाइट्रेट कहते हैं। और NaCl को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। और मैंने कई बार बता रखा है कि सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी कहते हैं। ये जो अटपटा नाम है इसको भी थोड़ा तुम लोग ध्यान दिया करो। ये सब बात कहीं ना कहीं कॉपी में नोट किया करो ताकि काम आया करे ये तुम लोगों के। अब देखो सोडियम क्लोराइड कितना लिया गया था भाई साहब? सोडियम क्लोराइड जो यहाँ पे लिया गया था 5.85 ग्राम था। और सिल्वर नाइट्रेट कितना था यहाँ पे? 17 ग्राम था। और तुम्हारा सिल्वर क्लोराइड कितना बना था भाई साहब? इतना 14.35 ग्राम। और तुम्हारा सोडियम नाइट्रेट कितना था बना? 8.5 ग्राम बना था। इतना देखो बना था, इतना बना था। ठीक है, तो अब जरा इनके मास को चेक करते हैं। तो अब हमको कैसे पता चलेगा सर? इनके मास को पता करने के लिए कुछ नहीं करना है। जब इन दोनों का रिएक्शन करा रहे हैं तो दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो दोनों के मास को ऐड कर देंगे। चलो ऐड करते हैं। तो यानी हमारा यहाँ पे इसका मास ऐड करेंगे 5.85 प्लस 17, तो यहाँ पे कितना आएगा? तो 22.85 ग्राम आएगा। इसी तरीके से जब इसको ऐड करेंगे तो 35 प्लस 8.5 टोटल आ जाएगा 22.85 ग्राम। तो तुम देख सकते हो इधर हमारा जिधर रिएक्टेंट था, हालांकि ये दोनों हमारे क्या होंगे? रिएक्टेंट ही होंगे ना, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट होंगे और ये हमारा क्या होगा? प्रोडक्ट होगा। तो देख लो जो मैंने शुरू में बताया था कि रिएक्टेंट का मास जो होगा वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। तो देखो ये रिएक्टेंट का मास हो गया और यहां पर ये प्रोडक्ट का मास हो गया। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास आपस में बराबर हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेगा। और मैं यहाँ पे एक खास बात तुमको बता देता हूं, जो AgCl होता है सिल्वर क्लोराइड,
इसका व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलता है। दरअसल देखो ये कैसे किया गया मैं समझाता हूं, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है। देखो किया क्या गया था, कुछ इस तरीके का इंस्ट्रूमेंट था, ऐसे था इंस्ट्रूमेंट, ये तो हो गया, एक मिनट रुकना यार, और ये ऐसे कनेक्ट थे आपस में, ये ऐसे कनेक्ट थे, ठीक है, ऐसे कनेक्ट थे। अब ये कनेक्ट थे तो इधर से मान लो, इधर से काले वाले, इधर काला वाला जो इधर है मार्कर, काले वाले की तरफ से क्या भरा गया, मान लो NaCl, और इधर से सिल्वर नाइट्रेट, फिर दोनों को ऐसे मिला दिया गया। जब मिलाया गया तो व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला यहाँ पे, और जब इनका मास चेक किया गया दोनों का, इधर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो मास बराबर आ गया, मास बराबर आ गया, मतलब मास में कोई चेंज नहीं है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। लेकिन एक खास बात तुमको ये याद रखना है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक जगह काम नहीं करता है, वो भी मैं समझाता हूं। इसको भी तुम लोग कॉपी में नोट करके रखोगे, कॉपी में नोट करके रखना, चमचमा के नोट करके, जितना मन उतना स्टार लगा लेना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक जगह पर काम नहीं करता है। न्यूक्लियर रिएक्शन में, न्यूक्लियर रिएक्शन में अगर तुम न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करोगे तो यहां पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास काम नहीं करेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, उनके मास में हमेशा कमी होता रहता है, डिफेक्ट होता रहता है, उनका मास हमेशा कम होता रहता है। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में ये काम नहीं करेगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में कुछ इस तरीके का कहानी चलता है, ये वाला E इज इक्वल टू mc², जो इक्वेशन एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। E हमारा यहां पे क्या है, एनर्जी है, m क्या है, मास है, और c क्या है, वेलोसिटी है ऑफ लाइट। तो ये इस पे काम कर लेता है, ठीक है। तो इसको ध्यान देना, न्यूक्लियर रिएक्शन जहां पे होता है वहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता, यहां पर ये वाला तरीका चलता है, E इज इक्वल टू mc²। इससे हमको ये पता चलता है कि जो एनर्जी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास से। तो मतलब एनर्जी मास में, मास एनर्जी में, एनर्जी मास में, मास एनर्जी में। देख रहे हो कितना गजब का बात है, मतलब एनर्जी मास में कन्वर्ट होगा, मास एनर्जी में कन्वर्ट होगा। इस इक्वेशन को एल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था, तो इसको ध्यान देना तुम लोग, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारा जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो कंप्लीट होता है, और मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये समझ में आ चुका होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता क्या है। या इसको आसान भाषा में ये भी बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो होता है, इसको देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था, एमवी लोमोनोसॉव। और ये होता क्या है, तो इसमें होता है ये सब भाई साहब कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो रिएक्टेंट का मास होता है वो प्रोडक्ट के मास के बराबर होता है। ओवरऑल अगर मिला के एक वर्ड में बोल के बात खत्म करें तो मास में चेंज नहीं होता है। हाँ, लेकिन ये तरीका एक जगह फॉलो नहीं होता है, न्यूक्लियर रिएक्शन में वहां पे मास में डिफेक्ट होता रहता है, कमी होता रहता है, वहां पे ये वाला तरीका चलता है, E इज इक्वल टू mc², एनर्जी मास में और मास एनर्जी में कन्वर्ट होता है। इतना ही तुमको ध्यान देना है। तो चलिए अब अगला टॉपिक अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।